तो दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो किया था बजाज फाइनेंस कार्ड के ऊपर और उस वीडियो पे आप लोगों का जो प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिला। प्यार के साथ साथ में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं बजाज फाइनेंस कार्ड को लेकर के। कुछ लोगों का ये कहना है कि बजाज फाइनेंस कार्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसकी क्या मेरिट्स क्या डीमेरिट्स हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई इसमें पेनल्टी क्या लगती है। कुछ लोगों का कहना है कि हमने कार्ड जो है वो कार्ड से फाइनेंस कराया था फ़ोन वगैरह, और उसके बाद में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही, जैसे कि हमारे अकाउंट में पैसा है फिर भी हमें जो पेनल्टी है वो लग गई, हमारा पेमेंट कटा नहीं। इस वीडियो में बजाज फाइनेंस के एम्प्लॉई महताब भाई हमारे साथ में हैं, और ये पिछली वाली वीडियो में भी आए थे जिन्होंने सारी चीज़ें बताई थी बजाज फाइनेंस कार्ड के बारे में। इनसे हम ये भी जानेंगे कि 2025 में बजाज फाइनेंस को कार्ड को अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लेना। महताब भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और आपको याद होगा हमने आज से काफ़ी टाइम पहले अप्रॉक्स 3 से 4 महीने पहले एक वीडियो किया था बजाज फाइनेंस कार्ड के ऊपर, जहां पर मैंने आपसे सारी डिटेल्स लिया था कि बजाज फाइनेंस कार्ड कैसे बना सकते हैं, उसमें उसके क्या प्रोसेस है, ये कार्ड कैसे काम करता है। तो उस वीडियो पे से काफ़ी व्यूअर्स को फ़ायदा हुआ, लेकिन दिक्कत यह है कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने एक नई वीडियो करने की सोची और उसके लिए ही मैं आपके पास में आया हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस को लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो रहेगा बजाज फाइनेंस कार्ड से रिलेटेड, वो ये रहेगा कि बजाज फाइनेंस कार्ड में जैसे कुछ लोगों का कहना है कि हमारी जो ईएमआई है अगर ड्यू हो जाती है तो उसके ऊपर सबसे पहले क्या कुछ चार्जेस लगने वाले हैं और क्या कुछ पेनल्टी होती है। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि जैसे बजाज फाइनेंस कार्ड की जो ईएमआई होती है वो कितने महीने की कितने तारीख को हमारे अकाउंट से डिडक्ट होती है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक गलती करते हैं कि बजाज की जो ईएमआई है वो मंथ के सेकंड को एवरी मंथ ऑफ सेकंड वो ईएमआई अपने से ही अकाउंट से आपके कट जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन हम लोग एक मिस्टेक करते हैं। पहला मिस्टेक ये करते हैं कि कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि जिस दिन मेरी ईएमआई कटनी है हम उसी दिन अपने अकाउंट में मॉर्निंग में पैसा डाल देते हैं, जिससे कि वहाँ पे जो ईसीएस है वो प्रेजेंट हो जाता है उससे पहले, और हमारी ईएमआई जो है वो बाउंस हो जाती है, कट नहीं पाती है, तो वो बाउंस हो गया। दूसरा मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एडवांस ईएमआई पे करने के करना चाहते हैं, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि 2 तारीख को ईएमआई कटना है और मैंने उसके 1-2 दिन पहले ईएमआई पे कर दिया, तो भी वो क्या होता है ना, सिस्टम में अपडेट नहीं होता है वो। जैसे कि सपोज अभी मेरा जनवरी का ईएमआई कटने वाला है, तो जब मैं अगर दिसंबर में इसको पे करना है अगर जनवरी के ईएमआई, तो मुझे 24 या 25 दिसंबर तक ही मुझे ईएमआई पे कर देनी है, एडवांस में करना है तो। लेकिन हम एक गलती ये करते हैं ना कि हम उस ईएमआई को 29, 30 या 31 को कर देते हैं, कभी कभी कोई लोग 1 को कर देता है। तो जो हम 1 को करते हैं या 27, 28 को जो भी करते हैं, तो कोई भी ईएमआई जब हम पे करते हैं तो वो 3 दिन का समय लेता है अपडेट होने में। तब तक क्या होता है, मेरा टाइम निकल जाता है और वो ईएमआई, जैसे सपोज जनवरी का मैंने पे किया तो जनवरी की जो ईएमआई है वो बाउंस हो गई, और जो मेरा ईएमआई था वो एडवांस में चला गया फरवरी का ईएमआई। हाँ, तो इसकी वजह से जो चार्ज पेनाल्टी है वो लग जाएगी। अब चूंकि अब जनवरी का जो मेरा ईएमआई वो बाउंस हो चुका है, ऑब्वियसली मैं समझ गया आपकी बात। जब बाउंस हो जाएगा तो उसमें क्या होता है कि मेरे जो चार्जेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, जो बजाज आपसे चार्ज करता है, एक ईएमआई बाउंस होने पे 500 रुपए का बजाज आपसे चार्ज करता है। दूसरा क्या है, जिस भी बैंक से आपका ई मैंडेट सेट होता है, जिस भी बैंक से आपका ऑटो डेबिट सेट होता है, तो उस बैंक का भी चार्ज कट जाता है। प्लस अगर आप ईएमआई जितना लेट करते हैं पर डे के हिसाब से भी कुछ पैसे या कुछ रुपीस में वो बढ़ता रहता है, चार्जेस बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं। बाद में क्या होता है, वो जो गलती होती है, फिर हम ना बजाज को ब्लेम करते हैं कि बजाज मेरा इतना पैसा काट लेता है, ये पैसा काट लेता है, वो पैसा काट लेता है। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जैसे कि हमारा ईसीएस होता है, किसी भी बैंक में ना हमारा ईसीएस 3 बार या 5 बार प्रेजेंट होता है। तो अगर उस कंडीशन में भी अगर हमारे अकाउंट में, जैसे फर्स्ट मेरा 2 तारीख को ईसीएस मेरा प्रेजेंट हुआ और हमारे अकाउंट में पैसा नहीं रहा, तो वो बाउंस हो जाएगा। फिर अगर अगले दिन बजाज ने ईसीएस मेरा प्रेजेंट किया और अगर उसमें पैसा नहीं रहा, तो मेरा ईसीएस दोबारा वो बाउंस हो जाएगा। तो क्या होता है कि इस वजह से जो ईसीएस जितनी बार बैंक में प्रेजेंट होता है उतनी बार मेरे पर बैंक की तरफ से बाउंस चार्ज
अप्लाई होता है। तो ये चीजें हैं जिसका अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो पेनल्टी है वो लगने वाली है। अगर ईएमआई आपकी बाउंस होंगी तो देखिए हर चीजों का कहीं ना कहीं अगर फायदा है तो उसका नुकसान भी है। हम अगर बजाज फाइनेंस कार्ड को आप सही तरीके से यूज करेंगे, ध्यान देकर के उसकी ईएमआई वगैरह पे करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इनकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अच्छा कार्ड है। लेकिन वहीं पर अगर आप फ़ोन लेने के बाद में, सामान लेने के बाद में भूल जाएंगे कि इसका पैसा कब पे करना है, या फिर 2 तारीख को मान लेते हैं ईएमआई कट रही तो आप 2 तारीख को दोपहर में, शाम को या फिर सुबह पैसा उसमें डाल रहे हैं अकाउंट में, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो जो ऑटोमेटिक पेमेंट आपका ई मैंडेट होता है वो 1-2 दिन पहले ही प्रोसेस कर लेता है अपना काटने के लिए पैसा। ईसीएस होता है ना, हाँ, वो 4-5 दिन पहले ही प्रेजेंट हो जाता है। ऑब्वियसली वो कटता बाद में है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा पेमेंट तो देना ही पड़ेगा। हर कार्ड्स के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, हर क्रेडिट कार्ड्स के। जितने फाइनेंस सेक्टर में सभी का एटलीस्ट यही सारा अपना जो प्रोसेस है वो होता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ना लेट पेमेंट लगने वाला है, ना ही आपका जो कार्ड है वो सस्पेंड होने वाला है, और ना ही कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये चीज़ अगर आपको पेनल्टी वगैरह लगी है तो डेफिनेटली आप ध्यान में रखें। दूसरी चीज़, जैसे कुछ लोग मेरे से ये पूछ रहे थे, अब ऑब्वियसली हमने सारी डिटेल्स तो पिछले वाली वीडियो में बता दी है कि कार्ड क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे क्या चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को हम कवर नहीं करने वाले हैं। तो अभी दोस्तों हम डायरेक्टली मेहताब भाई से ये जानने वाले हैं कि बजाज फाइनेंस जो कार्ड है वो कैसा है, इसका फुल रिव्यू क्या है, ये उसमें काम करते हैं, तो इनकी नज़र से ये कार्ड कैसा है। मैं चाहूँगा कि ये अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दें, ऐसे नहीं कि काम करते हैं तो मतलब अपना प्रमोशन करने लग गए। तो मैं चाहूँगा कि ये अपना ऑनेस्ट रिव्यू दें कि बजाज फाइनेंस कार्ड जो है वो कैसा है, और एक नॉर्मल यूज़र को ये कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मेहताब भाई, मैं आपसे ये चीज़ें जानना चाहूँगा, प्लीज़ आप मेरे व्यूवर्स को बताएं कि ये कार्ड वाकई में फ़ायदे का है या फिर नहीं है। देखिए, इस कार्ड के तो बहुत सारे मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम बजाज के हैं इसलिए हम उसके लिए ज़्यादा उसके फेवर में ज़्यादा, इसलिए मैंने बोला कि ताकि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनको भरोसा हो जाए कि नहीं, यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। जो बेनिफिट्स है ना वो हम आपको बताएंगे उसके हिसाब से। अगर जिसको लगे कि नहीं ये हमारे लिए सही है तो वो खुद ही ऑब्वियसली वो ले लेगा। आपके जो व्यूअर्स है वो खुद ही बताएंगे हाँ ये मेरे लिए सही है या नहीं है। तो देखिए, जैसे इस कार्ड का क्या है ना कि पहले तो 530 रुपये का चार्ज लगता है, जो कि एक बार लगता है, और वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। 10 साल तक आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा, 500 का चार्ज स्टार्टिंग में लगता है, 530 रुपये, 530, ठीक है। उसके बाद इसका बेनिफिट ये है ना कि आप जैसे कि फाइनेंस कराना हो तो आप ऑफलाइन तो फाइनेंस कराते हैं, प्लस आप ऑनलाइन भी अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी आप फाइनेंस करा सकते हैं। ये हो गया पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है ना कि आप इसमें जैसे कि अगर आप ऑन टाइम पेमेंट कर रहे हैं, कोई ईएमआई अगर आपका बाउंस नहीं हुआ, सारा ईएमआई एकदम ऑन टाइम जा रहा है, तो आपको इसमें लोन का ऑफर आता है। पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, प्लस एजुकेशन लोन अगर आपको चाहिए तो वो भी बजाज प्रोवाइड कराती है। और अगर आपको कभी मेडिकल इशू होता है तो आप अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, प्लस उस ट्रीटमेंट का जो पैकेज आता है ओवरऑल आप अपने बजाज कार्ड के थ्रू ना उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही बात है। सपोज कि अगर आपको 1 लाख का अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवाएं, कुछ इशू आया, सडनली आपके पास उतना पैसा न रहा, तो आप बजाज के हेल्प से ना उस सारे अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। आप इजी वे में इसको भर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट जो है बेनिफिट ये है कि आप जैसे कभी टूर पे जाना हुआ फैमिली के साथ, कोई पैकेज आपने लिया टूर पैकेज, तो उसमें क्या है कि आप उस टूर पैकेज को भी बजाज के थ्रू एक ईएमआई में कन्वर्ट करा करके अपना पे कर सकते हैं। उस टूर को आपने लिया, आपने एंजॉय किया, फिर आप क्या किए, टूर से आते हैं और ईएमआई के थ्रू आपने उसे हमने पेमेंट कर दिया। जैसे बजाज मेहताब भाई, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे मेरे चैनल पे जो व्यूअर्स हैं वो बेसिकली स्मार्टफोन के रिलेटेड हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने के रिलेटेड हैं। वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, स्पेशली एक नया फ़ोन लेना हो गया, किसी को लैपटॉप लेना हो गया, ये इस टाइप की चीज़ें। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम बजाज फाइनेंस के थ्रू अगर कोई भी अपना एक नया स्मार्टफोन अपने लिए फाइनेंस कराते हैं, या फिर एक नया लैपटॉप किसी को लेना है पढ़ाई के लिए, काम के लिए, तो अगर एक नया लैपटॉप वो फाइनेंस कराता है तो क्या ये चीज़ें बजाज फाइनेंस कार्ड से लेना सही है? इसके ऊपर क्या इंटरेस्ट लगता है, क्या चार्जेस लगते हैं, आप थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बता दें। देखिए, जैसे कि जो फ़ोन होता है ना, फ़ोन बेसिकली अगर हम 25,000 30,000 का फ़ोन लेते हैं, या अगर और कोई ब्रांड में सैमसंग हो गया या फिर और भी बहुत सारे जो ब्रांड हैं, अगर आप उसमें फ़ोन लेते हैं 1 लाख तक का ही फ़ोन लेते हैं, तो उसमें ना आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। अगर आप किसी से 1 लाख रुपए का अगर आप मतलब आप लोन लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कोई भी 10%, 15%,
उसके नीचे नहीं देने वाला, चाहे कोई भी बैंक हो। लेकिन पता है बजाज जो प्रोवाइड कराती है, आप 1 लाख का या 50,000 का फ़ोन लेते हैं तो उसमें पता है मैक्सिमम जो चार्ज होते हैं वो 2,000 या 2,200 रुपये मैक्सिमम आते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आपके जो चार्ज बढ़ते हैं, जैसे आपने उसका इंश्योरेंस करा लिया, इसमें इंश्योरेंस भी होता है कि अगर जैसे मेरा फ़ोन है, मैंने उसका वारंटी ऐड करवा लिया, तो जो वारंटी का जो चार्ज है वो हमारे जितने मंथ का EMI होता है उस मंथ के EMI में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारे EMI में ऐड हो जाता है। उसका बेनिफिट ये होता है कि सपोज मेरा मोबाइल अगर किसी रीजन से टूट जाता है या फिर ख़राब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो जो बजाज है ना, बजाज आपको ओवरऑल पूरा बना करके दे दी है। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स थे आप लोगों के जो कि मैंने आप कमेंट सेक्शन से उठाए थे स्पेशली, और इन्हीं चीज़ों के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना ही देते हैं। और अब फाइनली हम यह बात करने वाले हैं कि मेहता भाई से मैं खुद जानना चाहूँगा कि 2025 में अगर कोई भी बजाज फाइनेंस कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। एक चीज़ पहले ही बता दूं कि अप्लाई करने का जो लिंक है मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आप उस लिंक से जा करके आसानी से कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेहता भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे हम बजाज फाइनेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन से। देखिए बजाज फाइनेंस का जो वो कार्ड है, बजाज कार्ड, वो आप जैसे कि हम पहले बताए थे आपको, जैसे सेम प्रोसेस है, बस अभी क्या है इस कार्ड में आपको 2-3 चीज़ें जैसे नई ऐड हो गई है। पहले क्या था कि हमारा जो एड्रेस लोकल एड्रेस होता था, हम सिर्फ वहीं से चीज़ें ले सकते थे। अभी क्या है कि आपका ओवरऑल कहीं का भी एड्रेस हो, पैन इंडिया हाँ, वो काम कर जाएगा। हाँ, कहीं का भी एड्रेस हो आप कहीं भी फाइनेंस करा सकते हैं। वो अगर आपकी सिविल अच्छी है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा और आप कहीं से भी अपना लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो वो जो क्लिप है पिछले वाली वीडियो की मैं लास्ट में वीडियो के ऐड कर दूंगा, आप पूरा प्रोसेस देख लेना कि कैसे बजाज फाइनेंस कार्ड को अप्लाई किया जाता है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था बजाज फाइनेंस कार्ड को अप्लाई करने का, और साथ ही साथ जो EMI ड्यू और साथ ही साथ जो किसी के कार्ड सस्पेंड हो रहे हैं, किसी का के एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। एक चीज़ पहले ही बता दूं कि किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी फाइनेंस कंपनी के थ्रू अगर आप फ़ोन लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस लोन को चुकाएं ऑन टाइम। अगर आप उस ले करके भूल जाएंगे कि अब मेरा क्या ही कर लेगा, मैंने तो फ़ोन ले लिया, डेफिनेटली आपका कार्ड सस्पेंड होगा, आपकी सिविल डाउन होगी, आगे चल के आपको लोन नहीं मिलेगा, और आप जो सोच रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा, उसका 4 गुना पैसा आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, ये भी आप मत भूलना। तो अगर आप कार्ड ले रहे हो, अगर नहीं क्षमता है तो मत लो, और अगर ले रहे हो तो फिर ऑन टाइम उसका सब सारा कुछ रीपेमेंट करके क्लोज कर दो, इससे आप फायदे में रहोगे। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा। फिलहाल ये थी एक छोटी सी वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है इन सभी चीज़ों के बारे में, बजाज फाइनेंस कार्ड के साथ में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों यही था उस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में आ जाना है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर भैया क्या करना है, तो आप सर्च में जाके बजाज फाइनेंस ऐप लिखे आपको टाइप करना है। ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो आपको बजाज फाइनेंस ऐप का जो ऐप दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व लोन FD एंड UPI एंड FD। आपको इसी वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेना है फटाफट से। आपका ऐप इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ से हमारा इंस्टॉल हो चुका है, आप ओपन करेंगे, ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे आपका जो भी नोटिफिकेशन अलाउ कर देना है, अलाउ कर देना है, कंटिन्यू अलाउ, सिंपली हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये ऑथेंटिकेट करेगा। हाँ, जो इसमें नंबर होगा ऑटोमेटिक उससे ये स्टार्ट हो जाएगा, कर लेगा। अब ये आपका जो बजाज ऐप है ये आपका ओपन हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे EMI कार्ड है, लोन है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, पर्सनल लोन, होम लोन, इंश्योरेंस, 2 व्हीलर, बहुत सारे सर्विसेज आपको बजाज प्रोवाइड करता है। तो अगर हमें कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करना है? अब देखिए कार्ड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको जो दिख जाएगा EMI कार्ड, आपको यहाँ पे टच करना है। जैसे आप इस पे आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा, आपको दिख जाएगा अप्लाई नाउ। ठीक, अप्लाई नाउ पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक OTP आएगा आपके नंबर पे। ठीक है। ये OTP से इसको OTP जैसे हम डालेंगे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही OTP आया, यहाँ पर जो सारी डिटेल है वो हमारा OTP ले लिया और हमारी सारी डिटेल। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, पैन नंबर इंटर करके यहाँ पे प्रोसीड कर देना है, दिखा दें।
आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आना है, फुल नेम अपना टाइप करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पैन कार्ड ऑप्शनल है, लेकिन आप इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ऐड करें। हाँ, उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे कोई भी डिटेल मेंशन करने से पहले मेक श्योर हो जाइए कि आपका वो डिटेल आधार और पैन पे सेम होना चाहिए। हाँ, और ये सारी चीज़ें अपना डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड और सिटी करेंगे। फिर यहाँ पे आप क्या है सेलेक्ट, यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप में, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर सैलरीड पर्सन है। फिर यहाँ पे अपना जेंडर जो भी है, मेल फीमेल, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, आपका ये कार्ड बन जाएगा। आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? आगे का प्रोसेस इसको जब कर लेंगे तो आगे का जो प्रोसेस है, कार्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक इसमें होता है अकाउंट एग्रीगेटर, अगर आप कर पाते हैं खुद से तो वैलेंटन, नहीं हो पाता है तो आपको जो बजाज के जो एम्प्लॉय होते हैं वो हर एक सिटी में रहेंगे, मिल जाएंगे, हर एक सिटी में आपको मिल जाएंगे, दुकानों पे वो रहते हैं, उनको बेसिकली उसी के लिए ऑथराइज होते हैं, ऑथराइज होते हैं, तो वो आप उनके पास से जा करके सारा जो प्रोसेस है वहाँ से करा सकते हैं और आपका कार्ड बन जाएगा। और